नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। PS राघवन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। क्या कंटेस्ट है? कुछ दिनों पहले हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई, नॉन अलाइनमेंट एज ए फॉरेन पॉलिसी एक स्पेसिफिक ईरा और पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में रेलेवेंट थी, बट आज वो कंटेक्स्ट नहीं है। अगर देखो हम नॉन अलाइनमेंट एज ए फॉरेन पॉलिसी के ओरिजिन की बात करें, इंडिया आज़ाद हुआ था आपको पता है 1947 में, और 1940s में 1950s में और बहुत सारे कॉलोनियल कंट्रीज़ को आज़ादी मिली थी, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद। लेकिन देखो सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। दोनों के बीच होड़ मची थी कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने ग्रुप में शामिल किया जाए, बट कुछ देश ऐसे थे जिनको अभी भी आज़ादी मिली थी, वो नहीं चाहते थे फिर से किसी मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हों। उनको ये लगता था अरे भैया इतना जोर लगा के मुश्किल से तो आज़ादी मिली है, अभी फिर से हम किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो जाएंगे तो देश की जनता से जो वादा किया है, जिन वादों पे आज़ादी हासिल की है, जैसे डेवलपमेंट लाएंगे, गरीबी को दूर करेंगे, वो सब वादे कैसे पूरे कर सकेंगे। यही सब चीज़ें हमारे देश के जो लीडर्स थे उनके मन में भी चल रही थी। इवन देखो मान लीजिए अगर इंडिया यूएसए के ग्रुप में शामिल होता या फिर यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल होता तो फिर उनकी माननी पड़ती। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी संबंधित डिसीजंस इंडिया नहीं ले सकता था। तो अपनी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट के एलिमेंट को फॉलो किया। इवन काफ़ी सारे देश एक साथ आए, उन्होंने मिल के नॉन अलाइन मूवमेंट चलाई। जो नॉन अलाइन मूवमेंट थी उसके काफ़ी सारे एम थे, जैसे डीकोलोनाइजेशन, मतलब अभी भी अगर कुछ कॉलोनियल कंट्रीज आज़ाद नहीं हुए हैं तो उनको आज़ादी दिलवाना। दूसरा यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, चूँकि देखो उस समय कुछ देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, तो नैम ये मांग बार बार कर रहा था कि भैया न्यूक्लियर वेपन्स और देश मत बनाएं और जिन्होंने बना लिए हैं वो इनको छोड़ दें, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स से तबाही आएगी। इसके बाद तीसरा मेन एम नैम का ये था, साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी उसका विरोध करना। काफ़ी समय तक नैम इन सब मांगों को उठाता रहा, लेकिन देखो जब तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है 1990-91 में, तब ये जो एम थे नैम के वो इररिलेवेंट हो जाते हैं, इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, क्योंकि नैम का एक एम ये था किसी भी ग्रुप में शामिल ना होना, जबकि यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया था, ग्रुप के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो गई थी। दूसरा डीकोलोनाइजेशन, देखो 1990-91 आते आते तो सभी कॉलोनियल कंट्रीज आज़ाद हो गए थे, तो डीकोलोनाइजेशन एम भी इनसिग्निफिकेंट हो गया। उसके बाद यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की मांग उठाना, काफ़ी समय से देखो नैम के देश यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की मांग उठा रहे थे, बट कोई भी इम्पैक्ट इस मांग का नहीं पड़ रहा था। मतलब जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, बल्कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को इंक्रीज किया, न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ने की बात तो आप भूल ही जाइए। तो कहने का मतलब ये है 1990s में नॉन अलाइन मूवमेंट और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट का एलिमेंट दोनों इररिलेवेंट हो गए थे। तो फिर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स ने यह सोचा कि नॉन अलाइनमेंट एज ए फॉरेन पॉलिसी को अब किससे रिप्लेस किया जाए। समझ गए? मतलब नॉन अलाइनमेंट एज ए फॉरेन पॉलिसी तो इररिलेवेंट हो गई थी, तो इसकी जगह कौन सी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। तो शुरुआत में सजेस्ट किया गया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट ढंग से हम हमारे डिसीजन ले सकें और किसी भी देश के दबाव में आके हम हमारे फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस ना लें। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने ये सजेस्ट किया नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में एंटी यूएसए होने की झलक देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स ने सजेस्ट किया हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है अब मल्टी अलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी, लेकिन इसको भी विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा
एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि मल्टी अलाइनमेंट से ये इंप्रेशन जाता है कि इंडिया अपॉर्चुनिस्ट है, मतलब सभी देशों के साथ दोस्ती करने की इंडिया कोशिश करता है ताकि फायदा उठाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ एक ही समय में गहरी दोस्ती नहीं हो सकती, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया मल्टी अलाइनमेंट। उसके बाद बोला गया कि हम इशू बेस्ड पार्टनरशिप करेंगे या फिर इशू बेस्ड कोalition बनाएंगे, लेकिन ये आइडिया भी आगे नहीं जा सका। फाइनली डॉक्टर जयशंकर ने एक जो आइडिया सजेस्ट किया है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में एडवांसिंग प्रोस्पेरिटी एंड इन्फ्लुएंस ये एलिमेंट डोमिनेट करेगा। तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इसी थीम पर आगे बढ़ रही है, एडवांसिंग प्रोस्पेरिटी एंड इन्फ्लुएंस। पहले देखो इंडिया नैम का लीडर था, तो यूएसए की काफी सारी शिकायतें थी इंडिया से, और इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। लेकिन 90s के बाद एकदम से चाइना का राइज हुआ, तो यूएसए को लगता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए उनको इंडिया की आवश्यकता है, लेकिन इंडिया फिर भी रिलेक्टेंट था। लेकिन अब हालात तेजी से चेंज हुए हैं। चाइना के साथ अभी हमारा कन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर पर टेंशंस है, आपको पता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि अब तो हमें हमारी जो झिझक है कि यूएसए के ग्रुप में नहीं शामिल होना चाहिए, उस झिझक को छोड़ के डिसाइसिवली यूएसए के ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट एकदम से जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहती। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ने क्लैरिफाई भी किया था कि नॉन अलाइनमेंट का रिजेक्शन, इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया अब किसी अलायंस में शामिल हो जाएगा, इंडिया किसी अलायंस सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगा। इसके जवाब में राइटर देखो ये कहते हैं, जैसे नॉन अलाइनमेंट रेलेवेंट थी एज ए फॉरेन पॉलिसी कोल्ड वार के दौरान, उसी प्रकार से ये जो अलायंस सिस्टम की हम बार बार बात करते हैं कि इंडिया किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होगा, अलायंस भी रेलेवेंट था कोल्ड वार ईरा में। आज के समय में अलायंस रेलेवेंट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो कोल्ड वार के समय यूरोपियन कंट्रीज के बीच, खास करके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बीच और यूएसए के बीच एक अलायंस बना था नाटो नाम से। उस समय वो देश एक साथ आए थे अलायंस में जिनकी आपस में आइडियोलॉजी कन्वर्ज होती थी। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की आइडियोलॉजी थी वो कन्वर्ज होती थी यूएसए के आइडियोलॉजी से, तभी तो वो इन्होंने मिलकर नाटो का निर्माण किया था। इसके साथ साथ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को थ्रेट थी यूएसएसआर से, तो उनको लगता था कि यूएसए भी यूएसएसआर का दुश्मन है, तो हम मिलकर अलायंस बनाते हैं नाटो। लेकिन आज आप आज के समय में देखिए नाटो में कितने सारे डिफरेंसेस सामने आए हैं। इवन यूएसए ने नाटो को छोड़ने तक की धमकी दे दी। तो कहने का मतलब तो ये हुआ ना, अलायंस भी आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। अगर अलायंस आज के समय में रेलेवेंट होता तो नाटो के बीच एकजुटता देखने को मिलती, लेकिन ऐसा है नहीं। आज नाटो के मेंबर कंट्रीज के बीच भी एकजुटता नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि पहले जो थ्रेट हुआ करती थी, जो ग्लू जोड़ के रखे हुई थी यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बीच, वो ग्लू आज के समय में उतनी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि यूएसएसआर से आज के समय में खतरा नहीं है नाटो को। इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो अलायंस बने थे वो भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि कोल्ड वार के समय जो अलायंस बने थे उनको मेन खतरा था यूएसएसआर से, लेकिन आज के समय में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को मेन खतरा चाइना से है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो अक्सर इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है कि जियो स्ट्रेटेजी ड्राइव होती है ज्योग्राफी से भी और पॉलिटिक्स से भी। जियो स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है? जियो स्ट्रेटेजी का मतलब है वो स्ट्रेटेजी जो फॉलो की जाती है ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। तो ये जियो स्ट्रेटेजी दो वर्ड से निकल के आती है, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो देखो डायनामिक है, चेंज होती रहती है, लेकिन ज्योग्राफी कांस्टेंट है। आप इंडिया की बात कीजिए, इंडो पैसिफिक एरिया में इंडिया के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं। इसके अलावा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ में और उसके वेस्ट में जो कंट्रीज हैं वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन की, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली और जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया। मतलब पहले लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था और बाद में उसे अपग्रेड कर दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। इंडो पैसिफिक रीजन के भी काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ इंडिया एंगेज कर रहा है। और दूसरा जो एम है इंडिया की ज्योग्राफी के लिहाज से
कि हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में अपने स्ट्रेटेजिकली इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब देखो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ईरान हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी को स्मूदन करने के लिए, बल्कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज से भी हमको अगर कनेक्ट करना है तो उस लिहाज से भी ईरान हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से देखो रशिया भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन मामलों में यूएसए और हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज नहीं होते, क्योंकि ईरान यूएसए का दुश्मन है और फिलहाल रशिया की भी नहीं बनती यूएसए के साथ है। अगर एक्सटेंडेड नेबरहुड में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिहाज से देखें तो बल्कि रशिया हमारा बेहतर दोस्त साबित हो सकता है। और रशिया भी देखो, रशिया के अपने कंसर्न्स हैं, वो चाइना का जूनियर पार्टनर नहीं बन के रहना चाहता है। तो काफ़ी स्कोप है इंडिया और रशिया रिलेशंस में। अभी फिलहाल फोकस सिर्फ रशिया से हम हथियारों को परचेज करते हैं इस डायमेंशन पर ज़्यादा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल डायमेंशन के हिसाब से देखें तो भी रशिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करें यूएसए की, देखो काफ़ी सालों पहले यूएसए के एक एक्सपर्ट ने बोला था कि इंडिया और यूएसए को यह रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि दोनों की दोस्ती एक जॉइंट वेंचर की तरह हो सकती है, अलायंस की तरह नहीं। मतलब जिन मामलों में दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम हैं, उन मामलों में कोऑपरेट करें, और जहां पे डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जाए। अलायंस में तो देखो ये होता है, दोनों पार्टनर्स के कंसर्न्स हर मामले में सेम होते हैं, लेकिन जॉइंट वेंचर में ये होता है जहां जहां पे आप कोऑपरेट कर सकते हो कोऑपरेट कीजिए, जहां पे नहीं कर सकते आप मत कीजिए। और यूएस और रशिया डायमेंशन की हम बात करें, देखो अभी बेशक रशिया और यूएसए के बीच दुश्मनी है और रशिया और चाइना की दोस्ती काफ़ी गहरी है, लेकिन देखो जैसे कोल्ड वॉर के समय शुरुआत में यूएसएसआर और चाइना की दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन बाद में चाइना यूएसए के करीब चला गया था यूएसएसआर को छोड़ के। ठीक उसी प्रकार अभी भी यूएसए का मेन दुश्मन है चाइना। तो रशिया अभी फिलहाल चाइना का दोस्त है, लेकिन रशिया और यूएसए के बीच भी दोस्ती आने वाले समय में बढ़ सकती है। खैर कंक्लूजन में यह बोला जाता है, देखो इंडिया अब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाला है 2 साल के लिए। तो इंडिया को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।